बिहार की राजनीति में जून का महीना सिर्फ गर्मी नहीं बल्कि सियासी तापमान भी बढ़ाने वाला है। 18 जून सिर्फ एक तारीख नहीं बल्कि वो दिन है जब 243 विधायकों के वोट से तय करेंगे कि विधान परिषद की 10 खाली सीटों में कौन पहुंचेगा और कौन रह जाएगा इंतजार में। ऊपर से देखने पर कहानी बेहद आसान लगती है। एनडीए के पास बहुमत है, महागठबंधन के पास सीमित संख्या है, तो क्या नतीजा पहले से तय है या फिर बिहार की राजनीति में एक बार फिर ऐसा कोई खेल हो सकता है जो गणित को मात दे दे। और आज हम आपको लेकर चलेंगे बिहार विधान परिषद चुनाव के उस रहस्यमय गणित में जहां एक विधायक का वोट सिर्फ एक वोट नहीं होता, जहां पहली, दूसरी और तीसरी वरीयता सत्ता का भाग्य बदल सकती है और जहां जीत का फैसला कभी कभी बैलेट पेपर के दूसरे कॉलम में छिपा होता है। तो तैयार हो जाइए क्योंकि अगले कुछ मिनटों में हम समझेंगे बिहार एमएलसी चुनाव का पूरा गेम आंकड़ों के साथ, किस्सों के साथ और उस राजनीतिक थ्रिलर के साथ जिसे समझे बिना 18 जून का चुनाव समझना लगभग नामुमकिन है। सबसे पहले तस्वीर साफ करते हैं। विधान परिषद की कुल 10 सीटें खाली हैं, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इन 10 सीटों में से सिर्फ 9 सीटों पर असली राजनीतिक मुकाबला है। एक सीट पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान सांसद नीतीश कुमार के इस्तीफे से खाली हुई है। ये उपचुनाव है। इस सीट का कार्यकाल पूरा 6 साल का नहीं बल्कि सिर्फ 4 साल बचा हुआ है और चूंकि विधानसभा में एनडीए के पास भारी बहुमत है इसलिए ये सीट लगभग तय मानी जा रही है। यानी असली कहानी, असली सस्पेंस और असली राजनीतिक गणित बाकी 9 सीटों में छिपा है। इन 9 सीटों पर जिन सदस्यों का कार्यकाल समाप्त हो रहा है उनमें शामिल हैं जेडीयू के भगवान सिंह कुशवाहा, गुलाम गौस, भीष्म सहनी और कुमुद वर्मा, बीजेपी के सम्राट चौधरी और संजय मयूख, आरजेडी के सुनील कुमार सिंह और मोहम्मद फारूक, कांग्रेस के समीर कुमार सिंह। यानी 9 सीटों पर सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। अब खेल समझिए। एमएलसी चुनाव में वोट नहीं, वोट की कीमत गिनी जाती है। अब आते हैं इस चुनाव के सबसे दिलचस्प हिस्से पर। ये कोई सामान्य चुनाव नहीं, यहाँ जनता वोट नहीं देती, यहाँ विधायक वोट देते हैं। और सबसे खास बात, हर विधायक केवल एक उम्मीदवार नहीं चुनता, वो पहली वरीयता, दूसरी वरीयता और तीसरी वरीयता उससे आगे तक अपनी पसंद दर्ज कर सकता है। यहीं से शुरू होता है बिहार राजनीति का सबसे जटिल गणित। अब समझिए जीत का जादुई नंबर कैसे तय होता है। मान लीजिए कि सभी 243 विधायक मतदान करते हैं। कुल सीटें हैं 9। नियम कहता है जीत का कोटा निकलेगा 243 गुने 100 यानी 24,300। अब इसमें सीटों की संख्या 9 में 1 जोड़कर 10 से भाग दिया जाएगा यानी 24,300 भागा 10 तो कुल हो गया 2430। अब इसमें 1 जोड़ दिया जाएगा यानी जीत का कोटा 2431। हर विधायक के पहले वरीयता वाले वोट की कीमत 100 है। इसलिए किसी उम्मीदवार को जीतने के लिए चाहिए 2431 अंक यानी लगभग 25 विधायक। अब देखते हैं दलों की ताकत क्या है। एनडीए के पास बीजेपी, जेडीयू, लोजपा रामविलास, हम और रलोमो ये सभी पार्टी के पास कुल 202 विधायक हैं। दूसरी तरफ जो विपक्ष में महागठबंधन में है, आरजेडी के 25 विधायक, कांग्रेस के 6, सीपीआईएमएल के 2, सीपीएम के 1, आईपीपी के 1, एआईएमआईएम
के पास 5 है, बसपा के पास 1, यानी कुल 41 विधायक हैं। महागठबंधन के बाहर के पार्टी भी इसमें शामिल है। अब गणित देखिए, कुल 25 विधायक एक सीट जिता सकते हैं, तो 202 विधायक सीधे सीधे 8 सीटें निकाल सकते हैं। एनडीए के पास 2 विधायक अतिरिक्त बचेंगे, उधर विपक्ष के पास 41 विधायक हैं। 25 विधायक से वो 1 सीट जीत जाएगा और उसके पास 16 विधायक अतिरिक्त बचेंगे। अब सवाल उठता है, एनडीए की 8 सीटें लगभग तय, विपक्ष की 1 सीट लगभग तय, तो फिर रोमांस कहाँ है? रोमांच है दूसरी वरीयता के वोटों में, और इसे समझने के लिए हमें जानना होगा हालिया राज्यसभा चुनाव की कहानी। कुछ महीने पहले बिहार में राज्यसभा की 5 सीटों पर चुनाव हुआ था, याद होगा आपको। एनडीए के पास 202 विधायक थे, लेकिन 5वीं सीट जीतना आसान नहीं था। फिर एक रणनीति बनाई गई, 44 विधायक नीतीश कुमार को, 44 विधायक नितिन नवीन को, 42 विधायक उपेंद्र कुशवाहा को, 42 विधायक रामनाथ ठाकुर को और सिर्फ 30 विधायक शिवेश राम को पहली वरीयता का वोट देने के लिए लगाए गए। पहली नजर में लगता था कि शिवेश राम हार जाएंगे, क्योंकि उनके पास सिर्फ 30 वोट थे, लेकिन असली चाल दूसरी वरीयता में छिपी हुई थी। मतदान में 243 नहीं बल्कि 239 विधायकों ने वोट डाला। इससे जीत का कोटा घटकर 3984 हो गया। गिनती शुरू हुई, नीतीश कुमार को 4400, नितिन नवीन 4400, उपेंद्र कुशवाहा 4200, रामनाथ ठाकुर 4200, एडी सिंह 3700 और शिवेश राम 3000। पहले 4 उम्मीदवार जीत गए, लेकिन उनके वोट जरूरत से ज्यादा थे, यानी उनके पास सरप्लस वोट थे। अब इन अतिरिक्त वोटों की कीमत निकालकर दूसरी वरीयता वाले उम्मीदवार को ट्रांसफर किया गया और यही से खेल पलट गया। शिवेश राम का स्कोर 3000 से बढ़कर 3792 पहुंच गया। फिर एक और राउंड शुरू हुआ और अंततः उनका आंकड़ा 4002 पहुंच गया। कोटा था 3984, यानी कि जीत, और ये जीत पहली वरीयता से नहीं, दूसरी वरीयता के वोटों से मिली। अब विधान परिषद में क्या होगा, यही सवाल आज बिहार की राजनीति में सबसे ज्यादा पूछा जा रहा है। क्या इस बार भी कोई शिवेश राम वाला चमत्कार होगा? संभावना बेहद कम दिखती है। क्यों? क्योंकि एनडीए के पास सिर्फ 2 अतिरिक्त वोट हैं, विपक्ष के पास 16 अतिरिक्त वोट हैं। कोई भी पक्ष अपने अतिरिक्त वोटों को 25 विधायक के बराबर नहीं पहुंचा सकता, और क्रॉस वोटिंग इतनी बड़ी मात्रा में हो जाए, इसकी संभावना भी बहुत कम है। लेकिन अगर 10वां उम्मीदवार आ गया तो अब कहानी में आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट। अगर सिर्फ 9 उम्मीदवार मैदान में रहते हैं तो तस्वीर लगभग साफ है। 8 सीट एनडीए, 1 सीट महागठबंधन। लेकिन अगर किसी पक्ष ने रणनीतिक रूप से 10वां उम्मीदवार उतार दिया तो पूरी गणित बदल सकती है। तब दूसरी वरीयता, तीसरी वरीयता और क्रॉस वोटिंग का हर वोट खबर बन जाएगा। और बिहार की राजनीति में अक्सर खबर वही बनती है जहां गणित खत्म होता है और रणनीति शुरू होती है। तो अब समझिए, 18 जून का विधान परिषद चुनाव सिर्फ 9 सीटों का चुनाव नहीं है, ये बिहार की राजनीतिक इंजीनियरिंग की परीक्षा है। 243 विधायक, 9 सीटें, 25 वोट का जादुई आंकड़ा और दूसरी वरीयता के उन वोटों का रहस्य जो किसी को भी हार से जीत तक पहुंचा सकते हैं। फिलहाल गणित कहता है एनडीए 8 और महागठबंधन 1, लेकिन बिहार की राजनीति में आखिरी नतीजा हमेशा गणित नहीं तय करता। कभी कभी एक बैलेट पेपर का दूसरा कॉलम भी इतिहास लिख देता है। तो ये सारा सस्पेंस, सारा ट्विस्ट 18 जून को क्लियर होगा। तब तक
चर्चाएं होती रहेंगी, रणनीति बनती रहेगी और खबरें भी बनती रहेंगी। आप सुन रहे थे बिहार राजनीति का सबसे बड़ा चुनावी विश्लेषण। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आ गया हो तो इसे शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि बिहार में सत्ता की कहानी हमेशा आंकड़ों के पीछे छिपी होती है। नमस्कार।